हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह। लेट मी चेक माई कैमरा एंगल अगेन एंड दिस इज लुकिंग गुड। सो बेसिकली वी आर कवरिंग इकोनॉमिक्स इन सम लेक्चर्स। बेसिकली ये एक क्रैश कोर्स टाइप का आप समझ सकते हो एंड इट इज़ नॉट अ मैराथन। मैराथन का नाम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैराथन साउंड्स बैड बिकॉज वो बहुत स्लो प्रोसेस है एंड वी हैव टू स्प्रिंट नाउ बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, राइट? तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को लेके हम लोग इस तरीके की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे विद इन 10 to 12 आवर्स। मैं इसको एक साथ कंबाइन कर सकता था बट येस डेफिनेटली मैराथन जो होती है ना वो कभी आप मतलब कभी मैं किसी के लिए पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ बट जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मैराथन को अवॉइड कर देते हैं, नहीं देख पाते हैं, पूरा नहीं देख पाते, स्टार्ट किया फिर बीच में छूट गया, राइट? तो बेसिकली आई विल बी गिविंग अ डेली लेक्चर ऑन सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि बहुत कोर टॉपिक्स हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। उनके ऊपर PYQs में भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरीके का मैं लेक्चर अरेंज करके लेके आया हूँ। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। इफ़ यू आर गिविंग मी 1 hour डेली, डेफिनेटली ट्रस्ट मी कि आपको इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प होने वाली है एंड दिस विल बी अ क्रूशल थिंग फॉर यू। दिस विल बी प्रूव्ड एज कि ये बेस्ट चीज़ की थी आपने, राइट? तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी। तो उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ हिट द बेल आइकन जिससे कि आपको ये अपडेट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिलते रहें। आई विल बी अपलोडिंग माई लेक्चर एट 6 PM डेली। तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, चलो पॉवर्टी के बारे में तो अभी हम लोग बात करेंगे बट व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड व्हाट आर इट्स टाइप? देखो इनइक्वालिटी इज बेसिकली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग अभी आगे जानने वाले हैं। तो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द 2 types ऑफ इनइक्वालिटीज। वन इज सोशल एंड वन इज इकोनॉमिकल। सोशल में क्या आ जाता है? कास्ट, आपका कास्ट, रिलीजन, इस तरीके की चीजें आती हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट तो इसमें इनकम, इकोनॉमिकल में। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स। कुछ चीजें ऐसी हैं इसमें जो कि बहुत इजी हैं, वो एक नॉर्मल आप उसके वर्ड्स, उसके जो नाम है उसी से पता कर सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट इसके आगे हम बढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट मिलेगा हमको जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइल रेशियो। व्हाट इज क्वांटाइल रेशियो? क्वांटाइल रेशियो इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेजरिंग इनइक्वालिटी। मेजरिंग इनइक्वालिटी। और कैसे मेजर करते हो? देखो क्या करते हो ना कि इनकम आप लेते हो, इनकम लेते हो 2 ग्रुप की, और वो 2 ग्रुप कौन से होते हैं? टॉप, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। यू टेक इनकम ऑफ टॉप 20% डिवाइडेड बाय बॉटम इनकम ऑफ बॉटम 20%। बेसिकली दिस इज नोन एज your quantile ratio. This is used to measure what? Your inequalities. और इसी के साथ साथ एक और रेशियो आता है जो मेजर करने के लिए यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं पाल्मा रेशियो। पाल्मा रेशियो। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हम लोग ने क्या लिया था? टॉप 20 बॉटम 20। अब इसमें हम लोग जो लेने वाले हैं ना उसमें हम लोग करेंगे टॉप विल बी टेकिंग इनकम ऑफ टॉप 10% ओनली and it will be divided by income of bottom 40%. so basically this is known as your PAMA ratio and this is also used for measuring your inequality only. अब देखो inequality पढ़ रहे हैं ना, तो inequality में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, उसका नाम है लॉरेंस कर्व, राइट? आई वॉज चेकिंग माई कैमरा ओनली। तो बेसिकली कैमरा एंगल यार मेरे को दिखता नहीं है ना ये फ्रंट कैमरे से। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंस कर्व अगर समझ में आ गया तो गिनी कोफिशिएंट इज ऑल्सो वेरी इजी बिकॉज उसमें एक जस्ट फॉर्मूला है, उसको आप अप्लाई कर दो तो आपको गिनी कोफिशिएंट समझ में आ जाएगा। बेसिकली देयर इज अ कर्व, देयर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ तो सी लेट्स टेक दिस इज अ ग्राफ एंड इसमें क्या होता है ना कि इसमें 0 और 1 से डिनोट किया जाता है। हेयर
0,0 here 100% ऑफ अ पॉपुलेशन इज अर्निंग 100% ऑफ अमाउंट, 1,1 और कहीं इनइक्वालिटीज आती हैं। तो अब वो आती किस तरीके से, ये जो लाइन होती है ना, दिस लाइन इज जो 45 डिग्री की होती है, इट इज अ लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वालिटी। अब बेसिकली क्या कहने का मतलब था मेरा, देखो 0% ऑफ अ पॉपुलेशन इज अर्निंग 0% ऑफ इनकम, परफेक्ट इक्वालिटी है। कोई 0% ऑफ पॉपुलेशन है, 0% ऑफ देयर इनकम इज, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी बिल्कुल सबके ऊपर बराबर है, कोई नहीं है तो जीरो। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 1% ऑफ अ पर्सन इज अर्निंग 100% ऑफ अमाउंट, 100% पर्सन 100% अमाउंट। मैं हूँ, मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो मेरा ही है, ये मैंने इक्वालिटी अपने आप से सिद्ध कर दी। बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट यहाँ पे, अगर मान लो ये यहाँ आ रहा है समवेयर हेयर 50%, लेट्स से इट्स अ 50%, तो 50% ऑफ अ इकोनॉमी इज अर्निंग 50% ऑफ इनकम, राइट। बेसिकली जो हम बात करते हैं, जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से है, इट्स नॉट परफेक्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैं परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो कर्व होता है, ये ए है, ये बी है। व्हाट इज ए एंड बी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू जस्ट नाउ। देखो ए क्या होता है ना, ए इज अ लाइन बिटवीन इनइक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व, राइट। इट इज अ लाइन बिटवीन, ए इज, वेयर शुड आई राइट, लाइन बिटवीन and Lorentz curve. What is B here? What is B here? B is area under line of perfect equality. समझ गए? अब देखो जितना बड़ा A होगा ना, जितना बड़ा A होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इनइक्वालिटी। ये एरिया जो है आपका, ये एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस हाउ। देखो क्या हुआ, यहाँ पे आए और देखो यहाँ पे आए तो आपकी इनकम कितनी हो गई, कम हो गई, राइट। समझ गए? तो दिस इज बेसिकली, यहाँ मान लो पीपल है और ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन जो है, दिस इज योर इनकम, राइट। तो देखो ना, इसी को मैं बता रहा हूं कि मोर पीपल आर अर्निंग लेस इनकम, इनकम सिर्फ इतनी है, राइट। तो इसी तरीके से ये चीजें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और ये कर्व जो है, ये आपका कर्व जितना ज्यादा ये होगा, जितना ज्यादा ए होगा, मोर ए इक्वल टू मोर इनइक्वालिटी, दिस विल बी रिफर्ड एज योर लॉरेंस कर्व। अब इसी के बाद अगर मैं बात करूं गिनी कोफिशिएंट, तो ए आपको पता चल गया, बी पता चल गया। व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट? गिनी कोफिशिएंट इज बेसिकली अ फॉर्मूला वेयर वी राइट एज G is equal to A upon A plus B. What is inequality? Here 0 means equality that is perfect and 1 means perfect inequality. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज योर गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला, लॉरेंस कर्व, और इसी चीज के लिए हम लोग यूज भी करते हैं, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना ये। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि यार परफेक्ट इक्वालिटी कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ पे आ रही है, लेकिन इस कर्व के माध्यम से जाओ, ये जो एरिया, ये पार्ट है, इस पार्ट पे देखो कितने कम लोग हैं और उनकी इनकम देखो, समझ गए। तो बेसिकली इसी को दिखाता है कि ये इनइक्वालिटी है अपने कंट्री में, ये कितनी है, इस चीज से हम लोग मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन? अच्छा, इनइक्वालिटी का रीजन क्या हो सकता है? ये जो इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है उसका रीजन क्या हो सकता है? इफ आई टॉक अबाउट इनइक्वालिटी का रीजन, तो यार देखो मुझे जो समझ में आता है, सबसे पहला रीजन हो सकता है हिस्टोरिकल। भाई कॉलोनियल एरा में इतना ज्यादा जो कास्ट को लेके चीजें थी वो नहीं थी इतनी पहले, बट देखो जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद से चीजें थोड़ी सी बढ़ गई, है ना। फिर उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी के पास बहुत ज्यादा है, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ बट बेसिकली मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। फिर उसके बाद लेबर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है कि जिस चीज की जरूरत है, या वुमेन्स जो है उनको कम मिल रहा है पैसा एज कम्पेयर टू मेन, सेम वर्क,
है ना। तो ये भी बहुत एक प्रॉब्लम सी चीज़ है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास तो रहने भर की ज़मीन नहीं है। तो बेसिकली दीज आर सम रीजंस कि इससे इनइक्वालिटी आपको देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ कॉम्बैक्ट कैसे कर सकते हो, इसको किस तरीके से कर्व किया जा सकता है, डेफिनेटली अगर कर्व करने की बात है तो यार स्किल डेवलपमेंट करवाइए, है ना। जो भी चीज़ें मैंने रीज़न बताया था उसको, अब देखो हिस्टोरिकल रीज़न था उसको तो नहीं हटा सकते हो अब, लेकिन हाँ अब स्किल डेवलपमेंट कराइए। उसके बाद आपको वेलफेयर स्कीम्स लेके आनी चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स लेके आइए, कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आइए जिसमें ये सारी चीज़ें हों। फिर आपको क्या करना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपकी वो पॉलिसी लानी चाहिए। ऐसी कुछ पॉलिसी लाइए जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स हो। क्या करिए, और सब्सिडीज दीजिए ताकि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी चल पाएं, जो छोटे जो मोटे काम है वो भी लोग अपना आगे बढ़ पाएं, उनको फिर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी भी थोड़ी आपको करवानी चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। तो दिस वाज आवर इनइक्वालिटी, जिसमें आपको लॉरेंस कर्व और ये गिनी कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी था। अब हम लोग बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट एस्पेक्ट था, जिसको हम लोग कहते हैं पॉवर्टी के नाम से। पॉवर्टी, यार पॉवर्टी क्या होती है, व्हाट इज पॉवर्टी विद इट्स वर्ड सजेस्ट। पॉवर्टी मतलब थोड़ा गरीबी के टाइप से आप जान सकते हो, ठीक है, जहाँ पे अपना जो पर्सन होता है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन होता है, वो एक इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं उसके पास कि वो अपनी चीज़ों को, नीड्स को फुलफिल कर पाए, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो बेसिकली दीज आर ऑफ सम टाइप्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट, फिर हम लोग दूसरा डिस्कस करने वाला रिलेटिव, फिर तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अर्बन। अर्बन है तो यार रूरल भी होगा ही, और अगर इसके साथ रूरल है तो साथ में हम लोग को इंटरजनरेशनल, साथ में एक और यूज करेंगे हम लोग सिचुएशनल। ये कुछ टाइप्स की क्या है, पॉवर्टी है। अब विल बी स्टार्टिंग विद एब्सोल्यूट। देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पाता आदमी। बेसिक नीड्स क्या है, ह्यूमन की बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान, सुना होगा आपने मूवी बहुत बार। तो बेसिक नीड्स जो होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये भी नहीं कर पाता है आदमी, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। फिर रिलेटिव, बेसिकली क्या होता है ना कि नॉर्मल जो इनकम के लेस इनकम होती है इन लोग की, और जो इनके रिसोर्सेज हैं एवरेज से कम होते हैं, लेस देन एवरेज इनकम, बेसिकली ये अर्बन। यार अब देखो अर्बन से मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, विद इट्स नेम सजेस्ट, कि अगर देखो क्या है ना कि एक प्रॉपर हाउसिंग नहीं है आपकी, सैनिटेशन नहीं है, पुअर सैनिटेशन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर रेफर्ड टू एज अर्बन, आपके अर्बन पॉवर्टी। फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट भाई गांव में, रूरल। गांव में क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है ना हर चीज को लेकर, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। तो बेसिकली दीज टाइप ऑफ पॉवर्टी इज नोन एज रूरल। देखो यार मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ किसी भी गाँव को, बट आज भी मेरा जो गाँव है वहाँ पे आज भी ना एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके ना काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। जो मैं अपनी बात करूँ तो फिर मतलब इनफैक्ट कितनी दूर जाना पड़ता है, तो मैं बात करता हूँ लगभग 50 किलोमीटर्स ट्रेवल करना पड़ता है फॉर एक बेसिक मेडिसिन। हाँ कुछ डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, बट दे आर नॉट सो मच क्वालिफाइड। कोई किसी के अंडर कंपाउंडर था, तो ऐसे भी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो देखो सारी चीज़ें प्लस प्लस तो हो नहीं सकती हैं, राइट। तो बेसिकली मैं ये चीज़ ट्रुथ भी बता रहा हूँ आपको कि यहाँ ऐसा भी चल रहा है। वो कंपाउंडर थे, उसको थोड़ी सी नॉलेज हो गई, तो ही इज़ नाउ अ डॉक्टर इन माई विलेज। तो बेसिकली वहाँ पे भी इस तरीके की जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूरल। इंटरजनरेशनल, यार देखो ऐसी पॉवर्टी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चली जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इंटरजनरेशनल पॉवर्टी बोलेंगे, ठीक है। वो आपने वो मीम सुना होगा ना, मैं गरीब मेरे माँ बाप भी गरीब, वो वाला मेरा तो बेसिकली ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट इंटरजनरेशनल पॉवर्टी, राइट। तो सिचुएशनल, अब सिचुएशनल पॉवर्टी यार देखो एक ऐसी होती है ना, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से पॉवर्टी हो गई, मतलब जॉब चली गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, है ना, यू आर नो मोर एबल टू वर्क, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क एनी मोर। तो बेसिकली दीज आर द सम टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, सॉरी
पॉवर्टी, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना था। अब इसके ऊपर ना देखो कुछ कमिटीज बनी थी, लेकिन ये लागू हुई थी कि नहीं ये अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये अडॉप्ट नहीं हो पाई थी। बेसिकली कुछ कमिटीज थी, उसमें से जो अगर कमिटीज की मैं बात करूँ तो सबसे पहली कमिटीज ऑन पॉवर्टी, बेसिकली ये ऑन पॉवर्टी को लेके। तो बेसिकली ये कमिटीज थी कि पता करती थी कि यार कितनी पॉवर्टी है, कैसी है, क्या है। ये एब्सोल्यूट के लिए थी, फॉर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। तो बेसिकली ये मेजर करने के लिए थी कि क्या कितनी पॉवर्टी है, मेजर ही करने के लिए ये थी। तो इसमें सबसे पहली जो कमिटी आई थी ना, उसका नाम था लक्कड़वाला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कुछ, ये पहली बात तो आई कब थी, ये बेसिकली आई थी 1993 में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कितना कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, एक एस्टिमेट रखा कि हाँ दे आर इन रूरल एरिया अ पर्सन इज कितना एनर्जी कंज्यूमिंग, जो एक पर्सन है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो बेसिकली इन्होंने रूरल एरिया के लिए जो रखा था और इन्होंने अर्बन एरिया के लिए रखा था। रूरल एरिया के लिए इन्होंने 2400 किलो कैलोरी रखा था KCl, ठीक है। इन्होंने पर डे का ये रखा था 24, और अर्बन के लिए 2100। अब आप बोलोगे कैसे सर, मतलब इतना डिफरेंस क्यों रखा था? तो बेसिकली द डिफरेंस वाज बिकॉज देखो क्या होता है कि गांव के एरिया में लेबर वर्क ज्यादा होता है, तो उनको खाने के लिए भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसीलिए रूरल में 24 उससे ज्यादा था, ठीक है। और इसमें इनको इंक्लूड क्या किया था, इन्होंने इंक्लूड किया था फूड आइटम्स। और इसको जो मेजर करते थे ये पर 30 डेज करते थे, मतलब 30 डेज में ये हर बार जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको ये कैलकुलेट करते थे बेसिकली पर 30 डेज। क्योंकि होता था ना कि जाते थे मंडी, एक बार में सामान ले आया, अब इस 30 दिन में कितना स्पेंड किया आपने किस पे, खाने पे। तो बेसिकली वही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दिस वाज योर कमिटी। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा वाज तेंदुलकर। नो, ही इज नॉट सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर कमेटी, और ये हुई थी आपकी 2009 में। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इसमें खाना पीना कुछ नहीं लिया, बेसिकली लिया बट इसको एस्टिमेशन जो उन्होंने कैलोरीज एनर्जी कंज्यूमिंग को लिया था ना, इसमें उन्होंने लिया कि पैसा कितना स्पेंड कर रहा है एक आदमी, कितना पैसा स्पेंड कर रहा है किस चीज पे, अपने खाने पे। रूरल में देखा इन्होंने 27 रुपीज, जाहिर सी बात है ना। और अर्बन में देखा इन्होंने 33 रुपीज। अब देखो पैसा बढ़ गया क्योंकि यहाँ सस्ता होगा ना सामान, राइट, वहां सस्ता होगा सामान थोड़ा सा। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो होती है ना, उसके ऊपर ही था ये सारा कुछ, ये उसके ऊपर था। इन्होंने क्या क्या रखा, इन्होंने रखा फूड आइटम्स प्लस नॉन फूड आइटम्स। इन्होंने दोनों रखा। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने कब मेजर करना शुरू किया, इन्होंने कहा कि 30 दिन में मैं उन आइटम को आके जांचूंगा जो कि क्या होंगे, ये देखो मिक्स हो गया ना। इन्होंने बोला कि 30 दिन, देखो मिक्स पीरियड था। मिक्स पीरियड में कैसे कि उन्होंने बोला 30 डेज में आई विल बी चेकिंग 5 कैटेगरी के लिए, ठीक है, 30 डेज प्लस 365 डेज। और ये 5 कैटेगरी को चेक करते थे। वो 5 कैटेगरी कैसी होती थी, देखो 30 दिन में तो आपका जैसे 30 डेज में आपका नॉन फूड आइटम जो होता है, जैसे मिल्क हो गया, डेली यूज वाले, वो सब उनको जो मेजर करना था वो ऐसे करना था। लेकिन 365 डेज में अगर मान लो आपने स्लीपर्स ले ली, क्लोथिंग में आपके कपड़े ले लिए आपने, तो यार वो आप हर दिन नहीं लोगे ना, राइट, है ना, वो हर दिन तो नहीं लोगे। स्लीपर्स ले लिए आपके 2-3 महीने तो वो चलेंगे ही चलेंगे, राइट। तो बेसिकली इसको इस तरीके से मैनेज करते थे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया 5 आइटम्स में नॉन फूड आइटम्स, और इसमें इन्होंने ऐड किया था ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर जैसे आपके क्लोथिंग हो गए, है ना, क्लोथिंग हो गए, कपड़े आपके, स्लीपर्स हो गए, वगैरह वगैरह जो सामान होता है। लेकिन हाँ, जो आपके जल्दी जल्दी फूड आइटम्स में, वो तो आपको जल्दी जल्दी उसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना, रिन्यू करना पड़ेगा, तो उसको मैनेज भी जल्दी करना पड़ेगा। जैसे आपका मिल्क हो गया। तो अब इसी के साथ तीसरा जो हमने देखा वो देखा रंगाराजन कमिटी।
अब इस चीज़ को अगर हम बात करें तो ये 2015 में आई थी ये कमेटी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली बात की कि कितना स्पेंड कर रहा है, इसी चीज़ पे इन्होंने बात की। तो इन्होंने पाया कि रूरल में जो है ना, अब रूरल एरिया में जो स्पेंडिंग है वो हो गई है 32 एंड अर्बन में कितनी हो गई है 47। ये अगेन पॉवर्टी लाइन के प्लस में था, ऊपर था, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या ऐड किया, अगेन फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स। और फिर इन्होंने जो एरिया था इसको मिक्स्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जो इन्होंने यहाँ पे मिक्स पीरियड लिया था इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई मिक्स पीरियड। बेसिकली इन्होंने क्या किया, 30 डेज 5 कैटेगरी के लिए लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 7 डेज लिया जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, जैसे मिल्क, ब्रेड, एग, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, देखो तेंदुलकर कमेटी में क्या हुआ था, तेंदुलकर कमेटी में बात ये हुई थी कि देखो भाई फूड आइटम्स को हमने तो नॉन फूड आइटम्स ले लिया और 30 दिन में मैं आपका देखूंगा आके जो आपने नॉर्मल खाने पे यूज़ किया, और मैं आपका 365 एक साल में एक बार आके देखूंगा कि आपने कितना बाकी जगह पे यूज़ किया, परफ्यूम्स वगैरह, आपके बॉटल वगैरह, आपके स्लीपर्स वगैरह, क्लोथिंग वगैरह पे आपने कितना स्पेंड किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि 30 दिन पे आके आपके सारी चीज़ें चेक कर लूंगा, 7 दिन पे जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो उसको आके देख लूंगा, सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, राइट। तो दीज वर द 3 योर कमिटीज ऑन पॉवर्टी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बारे में इससे ज़्यादा अभी फिलहाल हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, करंट अफेयर्स को हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं तो और चीज़ें बढ़ती रहेंगी। बेसिक्स में अगर मैं बात करूँ तो बेसिक्स में इतना आपके लिए जानना इनफ है। इफ़ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर तो फिर वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनी। आज हमने बोला था ना कि मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन वगैरह, वी विल बी स्टार्टिंग एंड वील बी एंडिंग दिस एज सून एज पॉसिबल। इफ आई टॉक अबाउट मनी, यार देखो व्हाट इज मनी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, हाउ डज इट वर्क्स, व्हाट इज मनी सप्लाई। बेसिकली आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और इसी तरीके से यार हम लोग को खत्म करना होगा। देखो दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, और रिवीजन लेक्चर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो दिस इज समथिंग जो कि इसी तरीके से खत्म किया जाने वाला है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, तो फिर उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि पेपर निकालने पे ध्यान देना, यूट्यूब को बढ़ाने के लिए नहीं मेरे, राइट। तो इस टाइम पे जो नीडेड है मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन हाँ वो अगर तुम 26 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर वो उस चीज़ के लिए वेट करो। लेकिन अब यू आर प्लानिंग फॉर 25 तो फिर गो फॉर दिस, बिकॉज इसके बाद तुम्हारा मेंस भी लगा है, उसके लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा ढंग से, है ना। देखो एक चीज़ होती है ना, देयर इज अ थिंग कि क्रीम इज ऑलवेज ऑन द टॉप। ये चीज मैंने कोट कहीं पढ़ा था कि क्रीम इज ऑलवेज ऑन द टॉप। इफ यू आर सेलिंग पूड़ी तो आप कभी लखनऊ में जाके देखो वाजपेयी की पूड़ी, इट इज वेरी फेमस, वेरी 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 फेमस, यूट्यूब पे करके देखिएगा आप, है ना। इफ यू आर सेलिंग अ टी तो डॉली जैसा बेच के देखो। तो अगर आपके अंदर कला है ना तो यार कहीं भी पहुंच सकते हो। डॉली, ये चीजें मैं बात कर रहा हूँ, आई विल नॉट, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, बट येस आई एम सेइंग कि इफ यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा तो आप कर सकते हो उस चीज़ को, राइट। तो बेसिकली द थिंग इज कि इस चीज़ को कहाँ कैसे पढ़ना है उस चीज़ को ध्यान नहीं रहा। आज की डेट में अभी अगर तुम 25 की तैयारी कर रहे हो, 2025 में अटेम्प्ट देने की कोशिश कर रहे हो और उसको चाह रहे हो कि तुम फुल फ्लेज वीडियोस देखो, तो इकोनॉमिक्स भाई खत्म होने वाली नहीं है इतनी जल्दी। और इकोनॉमिक्स का अगर तुमने 1-2 बार खत्म कर लिया रिवीजन के तौर पे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने सारे कीवर्ड्स ऐड किए हैं, सब कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली ये जितना जल्दी तुम कवर कर लोगे, 1-1 घंटे की वीडियो है, डेली 1 घंटा करके देखो, ये फेज ही रिवीजन का है, तो उसके लिए यू विल बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि हाँ भाई हो जाने वाला है। होप कि ये तुम्हें हेल्प ही करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मनी। तो विल बी स्टार्टिंग विद इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये जो मनी है ना ये आया कैसे है, हम लोग पेपर नोट पे कैसे आए। पहले याद होगा आपको, आपने कभी कभी वो स्टोरीज देखी होंगी या कभी आपने कहानी सुनी होगी, तो लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। तो सबसे पहले आता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक हाथ से ये वाला सामान दो, वो वाला सामान लो, है ना, इस तरीके से। तो इसके बाद हम लोग पहुंचे कमोडिटी मनी। हम लोग ने क्या यूज किया, गोल्ड यूज किया, सिल्वर यूज किया, है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग कॉइनेज सिस्टम में आए। कॉइनेज सिस्टम, ये देखो हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं, कब आए क्यों आए,
मैं एक आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे 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 हम लोग इसमें आते गए थे। फिर उसके बाद हम आए कॉइनेज सिस्टम में, फिर साथ में आते हैं हम लोग पेपर पे, ठीक है, पेपर मनी पे आए कि कुछ एक पेपर बनाया, उसको मनी की तरह यूज किया। देन वी हैव बीन हियर एट अपना जो आज का चल रहा है बैंक नोट्स। और अब आज की डेट में आप देख सकते हो कि हम लोग किस तरीके से इसको इवॉल्व करते जा रहे हैं, और आज हम लोग आ गए हैं किस पे भाई, डिजिटल मनी पे, क्रिप्टो करेंसीज पे, राइट। यूपीआई वगैरह आप देख सकते हो, क्रिप्टो करेंसी देख सकते हो, बिटकॉइन वगैरह जैसे कि बात करूं। अब इसका फंक्शन क्या है, इफ आई टॉक अबाउट मनी का फंक्शन, अगर फंक्शन की इसकी मैं बात करता हूं किस चीज के लिए यूज होता है भाई, देख मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड वॉइसेस आती है तो प्लीज अवॉइड करना, अगर रिवीजन करने आया तो प्लीज रिवीजन करना, उसको अवॉइड करके भी पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट, देखो एक तरीके से ये यूनिट ऑफ अकाउंट भी है ना, कितने अमीर हैं हम, कितने गरीब हैं हम, ये हमें इसी से पता लगता है। इसके स्टोर वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू, वही मैंने कहा कि वैल्यू पता लगती है। फिर उसके बाद इसी तरीके से पेमेंट इसको करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड है इसका, ये डिफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड है। बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट की टाइप्स ऑफ मनी, तो यार देखो कुछ टाइप्स के भी मनी होते हैं, 2-3 तरीके के, जैसे फुल बॉडीड मनी हो गया, है ना। इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ मनी देखने, फिएट मनी हो गया, तो इस तरीके से हमें 2-3 टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं। इफ आई टॉक अबाउट फुल बॉडीड मनी, देखो फुल बॉडीड मनी, तो बेसिकली दीज आर फुल मनी। बेसिकली ये देखो इसकी ना एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, दीज आर द मनी जिसके पास एक क्या होती है, इंट्रिंसिक, INSIC वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल बात करूं तो गोल्ड कॉइन की, गोल्ड कॉइन की एक वैल्यू है ना, अरे भाई एन कॉइन, है ना। और इसी के साथ टोकन मनी एक आता है, इसकी क्या बेसिकली वैल्यू नहीं होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जैसे किसी एक मेटल से बना हो, कॉपर का, है ना, बहुत कम, या जैसे गोल्ड की तो यार अपने आप में एक वैल्यू है। अगर तुम्हें गोल्ड का एक कॉइन मिलता है जिसमें 5 रुपए लिखा था, तो क्या वो 5 रुपए का ही होगा, वो 5 का नहीं होगा ना। जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो, याद है आपको, जो मोटे वाले सिक्के बनाए थे 5 के, जो मतलब आप चला दो तो वो टायर जैसे घूमते हुए चले जाते थे, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी ना वो 5 रुपीज से ऊपर थी। तो बेसिकली यही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू, गोल्ड कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू है यार, गोल्ड कॉइन के ऊपर अगर 5 रुपए लिख दोगे तो वो 5 रुपए का नहीं चलेगा, वो उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितना उसका ग्राम रहेगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेट। तो इसको हम लोग कहते हैं फुल बॉडीड मनी। टोकन मनी इज समथिंग जब या तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होती है, या तो वो क्या, या तो नहीं होती है, राइट, उसकी नहीं होती। जैसे कॉपर का कॉइन होती है देखो, बट उतनी ज्यादा नहीं है कॉपर के कॉइन की, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, इसको हम लोग कहते हैं ऑन द क्लेम, जैसे गोल्ड सर्टिफिकेट है ना, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसके आगे रिप्रेजेंटेटिव लिख दो अगर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे गोल्ड सर्टिफिकेट हो गया, यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, आपको एक मनी की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इफ आई नाउ अगेन टॉक अबाउट कि एक और टाइप का होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिएट मनी, जो कि हम लोग फिजिकल में यूज करते हैं। देखो बेसिकली इट इज नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी, नॉट बैक्ड बाय फिजिकल कमोडिटी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, है ना। पेपर नोट, जो कॉइन पेपर नोट हम लोग यूज करते हैं ना, वो उस तरीके की बात कर रहा हूं, जैसे कॉइन्स, पेपर नोट्स, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिएट मनी। अब देखो ये होता है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें पता लग गया फिएट मनी क्या है। ये हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, एक्सचेंज, हम लोग ही इसको यूज करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं कि ये मान लो किसी ने आज मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि यार ऐसा क्यों नहीं होता कि गवर्नमेंट जितना मन चाहे उतना पैसा छाप दे,
गवर्नमेंट ही अगर पैसा छाप रही है तो सबके पास हो जाएगा पैसा, है ना। तो इसका आंसर मैं देता हूँ तुम्हें। सोचो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि पैसा खूब अच्छे से छाप दिया। अब क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने पैसा खूब अच्छे से छाप दिया तो मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई बेसिकली बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ गया, है ना भाई, पैसा छाप दिया, सबके पास पैसा आ गया, सबके पास मनी का सप्लाई हो गया, राइट। अब देखिए क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, मनी सप्लाई अगर बढ़ा तो अभी पहली चीज क्या हुई, आपके पास, ऐसे समझो कि आपके पास पैसा आ गया, खूब पैसा आ गया। आज की डेट में मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, कल क्या होता है कि मैं 10 करोड़ का मालिक हो गया। अब मेरा क्या होगा कि यार एक घर ले लेते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं, एक अच्छा सा घर बनाते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, राइट। तो मेरी क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। किसी ने देखा कि यार ये डिमांड घर की कर रहा है, डिमांड इसके घर की बढ़ रही है, और इसने बोला कि डिमांड में क्या यूज होगा, कंक्रीट यूज होगा। कंक्रीट के लिए हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, सीमेंट की डिमांड करेगा मतलब, ठीक है। अब क्या किया, उसके पास गई, मैं देखा हूँ कि वो उसकी शॉप है, मैं जा रहा हूँ, उसने मुझे देखा आते हुए कि ये सीमेंट लेने आ रहा है। उसने क्या किया, एक बोरी की कीमत थी 300 रुपये, उसने क्या कर दिया 600 रुपये। मतलब उसने क्या कर दिया, प्राइस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या देख के, मेरी डिमांड देख के। तो मतलब डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ सकता है, राइट। बेसिकली देखो ये चीजें आई किससे, मनी सप्लाई के बढ़ने से, ठीक है। इसी को हम लोग मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी कहेंगे, इन्फ्लेशन ही तो हो रहा है ये। और इस इन्फ्लेशन का जो पर्टिकुलर नाम है ना, जो इस इन्फ्लेशन को कहते हैं, जो डिमांड की वजह से बढ़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से बढ़ा है, जो प्राइस जो डिमांड की वजह से बढ़ा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक और आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसको अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्या था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। अब देखो एक और चीज क्या हो सकती है, बहुत सारा पैसा आ गया मेरे पास, अब सबके पास पैसा आ गया। ऐसे समझो कि ये बॉटल, मान लो एग्जाम्पल, ये बॉटल की जो कीमत है मान लो 500 रुपीज है, ठीक। मेरे पास 500 रुपए है, इसके पास 500 रुपए है, मिस्टर वाई के पास 500 रुपए है, मिस्टर जेड के पास 500 रुपए है, ठीक। क्या ये वैल्यू, ये जो बॉटल है, ये जो बॉटल है, क्या इसकी वैल्यू सेम टू सेम उतनी ही रहेगी। अब सबके पास 500 रुपए, तो ये सभी, इसकी कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी। जो एक ऐसे सोचो कि एक जो आदमी फैंटा की बॉटल में कोल्ड ड्रिंक खत्म करने के बाद पानी भरता है, और एक जो पार्ट इसमें है, दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, क्वालिटी का डिफरेंस है, इसलिए प्राइस का डिफरेंस होगा, राइट। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मनी सप्लाई सबके पास सेम हो जाएगा, तो क्या उतना ही अमाउंट ऑफ मनी विल बी एबल टू परचेज सेम अमाउंट ऑफ जो कमोडिटी थी जो वो पहले खरीद रहा था। जैसे मैं बताशे खाने गया था, बताशे पानी पूरी अपने फादर के साथ, हम लोग खा रहे थे, उन्होंने एक वर्ड बोला, उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला कि यार हमारे टाइम पे 25 पैसा का 25 पैसे के 10 बताशे मिलते थे, 10 पानी पूरी मिलते थे। आज की डेट में इट्स प्राइस इज 10 रुपीज का 6। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप देखो कि सेम अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो आज उसकी वो वैल्यू नहीं है जो उस टाइम पे थी, राइट। 25 पैसे की वैल्यू आज कुछ है, कुछ नहीं है। तो बेसिकली दिस इज द थिंग कि करंट यूनिट वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी इसकी वजह से। अब देख रहे हो कि गवर्नमेंट अगर आपको अनलिमिटेड पैसा दे दे तो क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या होगा। अब देखो आपने क्या सोचा कि यार आज ये सामान खरीद लेता हूँ, नहीं कल और बढ़ने वाला है। जैसे एग्जांपल कि पेट्रोल का दाम है ना, अब कुछ ऐसा हुआ, सबके पास पैसा आ गया, सब लोग गाड़ी लेके पहुंच गए, ठीक है। आपको लगा यार कल ये और बढ़ने वाला है, अपनी टंकी फुल करा लेते हैं। तो बेसिकली पीपल एक्सपेक्ट कि यार आगे और प्राइस राइज होने वाला है, इस वजह से डिमांड किस चीज की करते हैं, अपनी सैलरी हाइक की, ठीक है। एक्सपेक्ट कि और ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, प्राइस राइज होगा और फ्यूचर में, ठीक है। इसकी वजह से क्या करते हैं, डिमांड करते हैं किस चीज की, सैलरी की बढ़ा दो भाई, सैलरी बढ़ाओगे तभी तो हमारा वो होगा, भला होगा। अब सैलरी उन्होंने बढ़ा ली, उनकी सैलरी बढ़ गई,
अब क्या हुआ, सैलरी बढ़ने के बाद देखा गया कि हाँ अब मेरी सैलरी बढ़ गई, अब मैं जल्दी जल्दी टंकी फुल करा लेता हूँ, बस काम बन गया मेरा। गया उन्होंने स्पेंड किया, तो स्पेंडिंग भी तो बढ़ी। पहले वो 100 रुपये का पेट्रोल ले रहा था, नॉर्मल था मामला, तो जब मामला नॉर्मल था तो उससे 100 रुपये का पेट्रोल लेता था पर डे। आज उसने क्या किया, अब टंकी फुल करानी जरूरी है भाई, टैंक फुल करा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। गया टैंक फुल करा ली, स्पेंडिंग ज़्यादा कर दी, और इसकी वजह से क्या हुआ, हाई इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, और इसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन आया, इतनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई कि अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, जिससे भाई बिजनेसेस, बैंक्स, इन सबको इन्वेस्टमेंट के जो पॉलिसीज थे इन सबको फॉर्मुलेट करने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली दिस इज योर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस थिंग। ठीक है, इसमें मैंने आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी समझा दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी, तो उसको हम लोग कहते हैं लीगल टेंडर मनी। एग्जाम्पल देता हूँ इसका मैं पहले, ठीक है। देखो, कुछ भी लीगल टेंडर मनी किस प्रकार का होता है, लीगल टेंडर मनी उसका होता है ना कि जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि हाँ ये लीगल है मनी, ये मनी जो है वो लीगल टाइप का है। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं गया, जैसे हाँ एग्जाम्पल, आप कभी शॉपकीपर के पास गए होगे, मतलब बेसिकली ये फार्मासिस्ट ज़्यादा करते हैं। कोई आपने दवा ली, चेंज नहीं है 1 रुपए, तो उसने क्या किया, टॉफ़ी पकड़ा दी, राइट। टॉफ़ी सुपर मार्केट्स में देखा जाता है, तो ये जाती यार, टॉफ़ी इज़ नॉट अ लीगल टेंडर मनी, उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि टॉफ़ी दे सकते हो तुम, ठीक है बेसिकली, लेकिन उस दे देता है वो अलग बात है। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है। लीगल टेंडर मनी इज द मनी दैट इज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर दिस, जो भी तरीके का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें, है ना। एंड इसी की बात करूँ नॉन लीगल, नॉन लीगल में क्या होता है, नॉन लीगल इज समथिंग जिसमें हम लोग नॉट ऑथराइज, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और इसमें रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर अपना वो, इसमें अगर मैं बात करूं तो गिफ्ट कार्ड्स आ सकते हैं, है ना। और ये अपना नॉर्मल रहता है लीगल टेंडर मनी जिस तरीके से। और ये जो होता है ना, देखो ये बहुत प्राइस वोलेटिलिटी जो होती है, वोलेटिलिटी, मैं थोड़ा, मेरा टंग ट्विस्ट हो गया, है ना। फ्रॉड के लिए भी बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स कि गिफ्ट कार्ड्स वगैरह के लिए ये चीज़ कभी कभी देखने को मिलती है हमें। अब आता है एक बैंक नोट। बैंक नोट, a bank note is issued by bank for individual businesses and all, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के लिए यूज होता है, बाकी चीजों के लिए भी यूज होता है। मनी क्रिएटेड बाय बैंक, ये इसको कौन क्रिएट करता है, बैंक क्रिएट करता है। तो बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक दिस। नियर मनी, अब अगर मैं बात करता हूँ नियर मनी की, यार नियर मनी तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये देखो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हें पढ़ाना जरूरी है, टाइप्स ऑफ मनी तुम्हें पता होना जरूरी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन हाँ ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो नियर मनी इज बेसिकली चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, डीडीज, है ना, जो पर्टिकुलरली तो मनी नहीं है, लेकिन हाँ उसको यूज करके आप अभी मनी आपको बन जाएगा, ठीक है। क्वासी लिक्विड कह सकते हैं इसको, क्वासी लिक्विड एसेट्स होते हैं, ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब दो तरीके की चीजें और आती हैं। अगर देखो ये तो आपके मनी हो गए, अब इसमें एक और टाइप आता है क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली दीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, फिर डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सारी इसकी कुछ खासियत है। बिटकॉइन इसका एग्जांपल है, 2009 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर टाइप्स ऑफ मनी, दीज आर योर टाइप्स ऑफ मनी जो कि यूज होते हैं। डिजिटल पेमेंट में आएगा ना डेफिनेटली, इसको इतना ज़्यादा डिस्कशन करके टाइम नहीं वेस्ट करना आपका। अब आता है नॉन फंजिबल टोकन्स। बेसिकली ये है क्या,
तो ये क्या है? अब इसको ही आप क्रिप्टो करेंसी जान सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है? यूनिक एसेट होते हैं, यूनिक डिजिटल एसेट्स होते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप। जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप। किस चीज के? ओनरशिप या प्रूफ किस चीज की? ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिसिटी की प्रूफ ये देते हैं कि ये स्पेसिफिक आइटम जो है ये किसका है? किसी एक स्पेसिफिक आइटम का ओनरशिप के बारे में ये बताते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है, एनएफटीज है, ये पॉपुलैरिटी आपके आर्ट वगैरह के उसमें है। आप इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत देख सकते हो कि ये कैसे यूज होता है। अभी अगर हमने बात की थी मनी सप्लाई की, कि मनी सप्लाई बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होता है, तो उसी चीज को अब हम आगे देखने वाले हैं। व्हाट इज मनी सप्लाई? बेसिकली सॉरी, मनी सप्लाई ये क्या होता है यार? पैसे की सप्लाई करना। अब पहली बात तो देखो, मनी सप्लाई को अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो यार इट इज समथिंग लाइक कि सर्कुलेशन ऑफ टोटल मनी सर्कुलेशन। इसको अगर आप लिखना चाहोगे ये है क्या, तो इट इज टोटल मनी इन सर्कुलेशन सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। जितना टोटल मनी एक इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है उसी को हम लोग ये कहेंगे। और इट कैन बी फिजिकल करेंसी, है ना, और जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास हैं वो दोनों इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो देखो अब मनी सप्लाई जो होता है इट कैन बी चेंज थ्रू एन एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, है ना। अगर मनी सप्लाई को देखो, इस पे जो भी फर्क पड़ेगा वो किससे पड़ेगा? चेंज इन एक्शन ऑफ किसका? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के एक्शन से इस पे पूरा पूरा असर पड़ने वाला है, और ये कहीं ना कहीं लेवल ऑफ इकोनॉमी पे भी अपना असर डालता है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें आपको मैंने मनी सप्लाई के बारे में बता दी। तो अब ये कैसे, वेलोसिटी क्या होती है, किस तरीके से ये चलता है, वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। तो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, एट व्हाट लेवल, एट व्हाट पेस द मनी इज बीइंग सप्लाइड इन दिस इकोनॉमी। अगर बहुत ज्यादा अच्छे से स्पीड है ना, विच मनी मूव्स, स्पीड एट विच मनी मूव्स। कहीं ना कहीं ये चीज एक दर्शाता है कि भाई देखो ये हमें किस चीज के हेल्प करता है, वेलोसिटी पता करने का हमें क्या पॉजिटिव चीज मिलता है। हमें पता चलता है इससे कि ये डिटरमाइन करता है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार की है, हेल्प्स टू डिटरमाइन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली हमें ये बताता है कि किस प्रकार की लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने 10 रुपए का सामान खरीदा, तुरंत उसने गया दूसरी जगह सामान खरीदा, उसने गया दूसरी जगह सामान खरीदा, तो इस तरीके से वो जो 10 रुपए था घूम फिर के लास्ट में मेरे पास आ गया फिर से। दिस इज नोन एज द स्पीड ऑफ मनी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ये क्या डिटरमाइन करता है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है आपके पर्टिकुलर कंट्री में। इफ आई टॉक अबाउट दिस वाज सप्लाई, इफ आई टॉक अबाउट डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स भी देखो दो तरीके के होते हैं, एक टाइम और एक डिमांड। टाइम और एक होता है डिमांड। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टाइम की, सॉरी, इफ आई टॉक अबाउट टाइम, तो टाइम डिपॉजिट्स वो होते हैं ना जो बैंक के पास होते हैं, जो एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनके पास डिपॉजिटेड होते हैं। जैसे एफडी, आपकी एफडी तभी खत्म होगी जब आप उसको मेच्योर हो जाएगी, राइट। हाँ, तोड़वाओगे तो बीच में पेनल्टी पड़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम सेट होता है। डिमांड होता है जैसे आपके सेविंग अकाउंट, इसका एग्जांपल है कि आप जब आपने डिमांड की, आपको पैसा दे दिया उसने, गवर्नमेंट ने या बैंक ने, सॉरी,
तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंस कि टाइम डिपॉजिट्स वो होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी पीरियड होता है कि इतने से पहले आप नहीं निकाल सकते हो। डिमांड क्या होता है, सेविंग अकाउंट आपका, आप गए आपने निकाल लिया पैसा, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ तो हो गया आपके जो जिसने डिपॉजिट किया है उसके ऊपर। एक और चीज़ आती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL। बेसिकली व्हाट इज NDTL? अब इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेट डिमांड। व्हाट इज नेट डिमांड? इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज डिमांड लायबिलिटी। बेसिकली डिमांड लायबिलिटी। अब ये डिमांड लायबिलिटी ये ना किसके ऊपर रहती है, लायबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, बैंक के ऊपर। तो बेसिकली व्हाट इज दिस कि बैंक के ऊपर किस तरीके की लायबिलिटी रहती है, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि जैसे जब भी कस्टमर ने डिमांड किया आपको आपका पैसा देना है ना, उस तरीके से मतलब अगर मैं बात करूं तो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, आप गए आपने क्या किया कि भाई मुझे 20,000 रुपए चाहिए अपने सेविंग अकाउंट से, तो वो बैंक की लायबिलिटी है कि वो आपको पैसा दे, अनलेस एंड अनटिल कि वहां पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ है, ठीक है। एक आती है टाइम लायबिलिटी। आपकी मेच्योरिटी पूरी हो गई फिक्स डिपॉजिट की, आपकी एफडी की जो थी वो मेच्योर हो गई। अब दिस इज लायबिलिटी अपॉन बैंक कि वो आपको आपका पैसा दे दे, मेच्योरिटी पूरी होने के बाद आपको दे दे। तो इन्हीं का अगर मैं सम ले लूं ना, सम, तो उसको हम लोग कहते हैं नेट, दिस सेम चीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बेसिकली अगर इसका हम सम ले लें तो हमें ये कहने के लिए मिल जाता है कि इट इज सम टोटल ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी फॉर बैंक दैट इज हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है। ये चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी चीजें आपने देख ली हैं, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, और ये सारी चीजें हम लोग ने अभी तक पढ़ ली हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यार मनी सप्लाई को यार मेजर कैसे किया जाता है, ये कैसे पता चलता है कि जो इतना मनी यहाँ पे जा रहा है, कैसे चल रहा है, मनी सप्लाई वगैरह जो है उसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो देखो बेसिकली ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग चार तरीके से देखते हैं, चार फॉर्म में देखते हैं, M1, M2, M3, M4 विद एवरी चेंज इन M, विद एवरी चेंज इन M कि 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, हम लोग हर एक चीज ऐड करते जाते हैं। अब वो किस तरीके से ऐड करते हैं, देखो पहले ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था मुझे भी, बट देयर इज अ कैच। पहले में आप क्या करते हो ना कि जो भी करेंसी सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन वाली करेंसी प्लस जो भी डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट किसके पास, आपके कॉमर्शियल बैंक के पास, इसमें हम लोग M1 लेते थे, ठीक है। इसको अगर ऐड कर दिया तो हमारा M1 निकल जाएगा। अब ये चीज तो लेते ही थे, फिर हम इसमें लेते हैं M1 प्लस एक और चीज ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, हम लोग ने सोचा तो यार पोस्ट ऑफिस में भी तो कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने क्या ऐड किया, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट्स। अब हमने क्या किया, M2 को ले लिया। देखो ना इसमें हमने M1 तो ऐड किया ही था, उसमें हमने साथ में एक ही चीज ऐड की, वो है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक और चीज ऐड करने की कोशिश की। क्या एक काम करते हैं, नेट टाइम है ना डिपॉजिट जो हमारा कमर्शियल बैंक का है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो लास्ट में हम लोग यूज करते हैं M3 का हम लोग ने यूज किया, M3 को हमने ऐड किया और इसके साथ हमने पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिपॉजिट्स हैं सबको ऐड कर दिया। ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स प्लस सारे डिपॉजिट्स। इसमें हमने कहा यार सब जोड़ो, इतना ज्यादा MM करते करते कितना चले जाओगे, तो ऑल डिपॉजिट्स विद NBFCs, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग ने अभी तक देखी। ये हमारे क्या हो गए, मेजर हो गए, किसके, मनी सप्लाई के। हम लोग ने किस तरीके से इसको
देखा। अब एक और टाइप का मनी आता है, वो आता है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी क्या होता है? रिजर्व मनी का भी एक बड़ा अच्छा खेला है। क्या है रिजर्व मनी? बेसिकली अगर मैं बात करूं रिजर्व मनी की, इसको हम लोग एक और चीज कहते हैं पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। इसको हम लोग हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, या इसको प्राइमरी मनी भी कहते हैं। प्राइमरी मनी भी हम लोग इसको कहते हैं। बेसिकली ये किस टाइप का मनी होता है? देखो, इट रिफर्स टू टोटल अमाउंट, इट रिफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी। किसके द्वारा? हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी और ये सब होता है ना, ये जो सेंट्रल बैंक रखती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व मनी। अब इसका देखो एक चीज होता है, एक कैच इसमें भी है कि करेंसी इन सर्कुलेशन, इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है? देखो, एक सर्कुलेशन प्लस फिर उसके बाद बैंकर्स डिपॉजिट। अब इतना तो ऐड कर दिया, बैंकर्स डिपॉजिट हो गया, ये देखो ये सारे सेंट्रल बैंक का है। फिर कुछ भी ऐसे अदर डिपॉजिट्स, बैंकर डिपॉजिट्स विद, जो बैंक डिपॉजिट करती है आरबीआई के तहत वो। उसके बाद कोई अदर डिपॉजिट अगर है तो विद आरबीआई। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो एक और चीज कि आरबीआई का जो कोई भी लाइबिलिटी है, ये सारी चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी, और इसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व मनी। इसी को हम लोग रिजर्व मनी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो थी, ये रिजर्व मनी का कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ अगर मैं आगे बात करता हूं तो एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? बेसिकली इट इज समथिंग कि जब रिजर्व बैंक ना इंजेक्ट करती है पैसा, है ना, इसको देख लो। बेसिकली इट इज समथिंग कि देखो, व्हेन आरबीआई, देखो आरबीआई जो है ना, जब इंजेक्ट करती है, जब इंजेक्ट करती है पैसा, जब मनी सप्लाई बढ़ाती है ना, जब कोई भी मनी सप्लाई हो तो उसका कुछ पोर्शन जो होता है ना, वो बैंक यूज करती है किस चीज के लिए? एग्जांपल ले लो कि आरबीआई ने क्या किया, मनी सप्लाई बढ़ा दिया, बैंक को पैसा दे दिया, है ना। अब बैंक क्या करेगा? इसका बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा इसको, इस पैसे को उठा के क्या दे देगा? मान लो ये पैसा है, इस पैसे को कर देगा लोन, किसी को लोन दे दिया कुछ इंटरेस्ट पे, ठीक है, लोन हो गया। अब ये जो लोन है, इससे उसने क्या कमाया बैंक ने? इंटरेस्ट। इसी को इस तरीके से जब हम लोग मनी बढ़ाते हैं ना, जब इस तरीके से हम लोग मनी जो है वो बढ़ाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। बढ़ ही तो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना क्रेडिट, उसी को हम लोग कहते हैं। इसकी मैं लाइन आपको बता देता हूँ। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट्स मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक यूजेस पोर्शन ऑफ दैट मनी टू मेक लोन्स टू द हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। दिस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, भाई देखो कहीं ना कहीं तो ये मैंने क्रेडिट क्रिएशन ही किया, क्रेडिट क्रिएशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर। और जो आरबीआई है ना, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, मनी सप्लाई अपॉन रिजर्व मनी इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर। मनी सप्लाई इज बेसिकली डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी। तो इस तरीके से हम लोग ने मनी के बारे में पूरी तरीके से खत्म कर दिया है पूरा चैप्टर। अब मनी का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। वी विल बी स्टार्टिंग विद इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, फिर उसके बाद इस तरीके के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, और ये सारी जीडीपी डिफ्लेटर देखो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था। तो बेसिकली आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो हेयर। मैं इन्फ्लेशन को आज नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आई विल बी स्टार्टिंग इट टुमारो, क्योंकि देखो आई डोंट वांट टू मेक दिस जो सीरीज है हेक्टिक।
मैं बिल्कुल हेक्टिक नहीं बनाना चाहता हूँ। अभी भी मैं करा दूँ आपको फिलिप कर्व वगैरह सब कुछ मैं करा दूँ, लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन इज़ अ टॉपिक जिसको आपको फ्रेशली स्टार्ट करना चाहिए। इट कंटेन्स थोड़ा सा फैक्चुअल, इट कंटेन्स थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि आज हम लोग ने जो कंप्लीट किया है वो मनी के ऊपर किया है, मनी मल्टीप्लायर के ऊपर किया है। तो बेसिकली आई होप आपको ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, आपको इसमें कोई इशू नहीं आया होगा, इसका मैं बहुत होप करता हूँ कि हाँ ये चीज़ हुई होगी। अच्छा, बेसिकली टॉकिंग अबाउट एक चीज़ की आपको शायद इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में मैंने नहीं बताया था कल, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो, हमने कल क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा था, फिर डेवलपमेंट पढ़ा था, उसके बाद आता है दिस इंक्लूसिव ग्रोथ। बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो और ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो इसी को हम लोग देखेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ना ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी यूज होते हैं, पकड़े जाते हैं इसमें, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसमें अगर बढ़ रहे हैं उनके कास्ट, क्रीड और ये सब चीज़ों को देखे बिना, सोशल स्टेटस इसको इग्नोर किए बिना, अगर ये लोग का बढ़ावा बढ़ रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, तो बेसिकली इट इज़ नोन एज इंक्लूसिव ग्रोथ। इफ आई टॉक अबाउट इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स की, तो इससे देखो क्या होता है ना, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगा, रिडक्शन इन क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। फिर ये होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इनइक्वालिटीज कम होगी, इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता रहेगा। अगर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करूं, ये इसके कुछ फीचर्स हैं, क्या क्या हो सकता है पॉजिटिव, क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से। अगर हम देखें तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, अब आप बताओ। पॉवर्टी को, एम्प्लॉयमेंट को, इनइक्वालिटी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने में हमें चैलेंजेस किस प्रकार के आ रहे हैं कि यार देखो, इनकम इनइक्वालिटी है चैलेंजेस। तो बेसिकली फर्स्ट चैलेंज इज देयर इज इनकम इनइक्वालिटी। डेफिनेटली अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब। फिर उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी है ना, रीजनल डिस्पैरिटीज भी हैं इसमें। ठीक है, देखो अब रीजनल डिस्पैरिटी तो देख ही सकते हो यार, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अपना यूपी वगैरह, राइट, तो बिहार वगैरह। तो ये भी एक समस्या है इसमें। इसके बाद मैं बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, ये तो हर एक समस्या की जड़ है, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको अपने विलेज का एग्जांपल दिया था, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स। एक और चीज़ है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, वुमेन्स को कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, राइट। तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन भी है, ये भी एक फैक्टर इसका है जिसकी वजह से हम लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चैलेंजेस जो हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो एक होती है इंट्रा जनरेशनल, एक सेकेंड, देखो इंट्रा जनरेशनल क्या होती है, इक्विटी। देखो हमें रिसोर्सेज को, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो रिसोर्सेज है ना वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोग को ऐसे यूज करना चाहिए कि हमारे साथ के जो जनरेशन वाले हैं वो लोग भी इसका एक सस्टेनेबल यूज करें, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, एक बहुत अच्छी तरीके से यूज करें, जस्टिस के साथ यूज करें, फेयरनेस रहे, जस्टिस रहे विद इन सिंगल जनरेशन। इट इज नोन एज फेयरनेस एंड जस्टिस विद इन सिंगल जनरेशन, राइट। अगर मैं बात करता हूं इंटर की, मेरी राइटिंग के लिए सॉरी यार, इंटर जनरेशनल की, तो बेसिकली इट इज समथिंग कि जो फेयरनेस एंड जस्टिस हम लोग इस जनरेशन में दिखा रहे थे वो हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसे यूज हम लोग को करने चाहिए सोसाइटी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं
है ना, उसको हम लोग को ऐसा नहीं यूज कर देना चाहिए कि इसी जनरेशन में खत्म हो जाए, अगले आने वाले जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, तो यूज ऑफ रिसोर्सेज ऐसे करिए कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी बचा रहे। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही तो नहीं है ना, चीजें सबके लिए हैं। तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल। बेसिकली ये हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ में ही कवर होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि इन सबको, ये चैलेंजेस तो हम लोग ने बता दिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इसको हम मैनेज कैसे करें, क्या करें ऐसा कि ये सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएं, राइट। तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आ सकते हैं जो क्या करे, इक्वालिटी को प्रमोट करे, राइट। इक्वालिटी को प्रमोट करे, ऐसी क्या ले आइए पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज ले आइए। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए, किस चीज के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। यार आपके पास सबसे, देखो इंडिया के पास सबसे ज्यादा क्या है इस टाइम, यूथ है, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करिए, ह्यूमन कैपिटल है वो आपका, इन्वेस्ट करिए। किस तरीके से, स्किल को आप लोग बढ़ाइए यार, स्किल्स को आप लोग प्रमोट करिए। बाकी आप लोग थोड़े थोड़े बीच बीच में आप लोग को स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स लगाते रहने चाहिए। तो इस तरीके से जो होंगे, फिर फाइनेंस दीजिए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराइए लोगों को, ताकि लोग धंधा शुरू कर पाएं, आगे चीज़ों को बढ़ा पाएं, ठीक है, छोटे छोटे जो है। फिर उसके बाद एसएमईज को प्रमोट करिए, सोशल प्रोटेक्शन दीजिए कि कोई किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, राइट ना। तो बेसिकली अगर आप देखो कि आज भी लड़कियों को कहा जाता है घर जल्दी आ जाओ। मैं पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मेरे को अगर मैं 10 बजे भी घर नहीं आया तो जल्दी कॉल नहीं आते। लेकिन हाँ, अगर मेरे हिसाब से कि मैंने अपनी सिस्टर्स को देखा है, अगर उनके वो नहीं आते हैं तो फिर 8 बजे ही टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, देयर शुड बी अ प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद इस तरीके से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, सोशल। बेसिकली ये जो अगर आप कर देते हो तो आपको मेजर्स हैं ये किस चीज के, मेजर्स फॉर एड्रेसिंग चैलेंजेस, मेजर्स फॉर एड्रेसिंग चैलेंजेस। तो बेसिकली इसके साथ हम लोग ने इंक्लूसिव ग्रोथ को भी जान लिया है कि ये किस टाइप की चीज़ें होती है, इसमें चैलेंजेस किस प्रकार के होते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उन चैलेंजेस को किस तरीके से कर्ब किया जाए। और हम लोग ने एक तरीके से ये पूरा एक चैप्टर आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग ने कवर किया इंक्लूसिव ग्रोथ, मनी, और भी हम लोग ने इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी को खत्म किया है। तो बेसिकली इस 1 घंटे में हम लोग ने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली विल बी गोइंग विद इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसीज, और इस तरीके से हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और देखो इट विल बी हेल्पफुल, जैसे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ ना कि क्या चैलेंजेस हैं क्या नहीं है, इसको रिलेट करने की कोशिश किया करो यार। ये तुम्हारे घर में भी होता होगा, तुम्हारे आसपास भी होता होगा, ठीक है। तो बेसिकली द थिंग इज कि इस तरीके से अगर आप इसको रिवीजन करते हो तो योर इकोनॉमिक्स विल बी ओवर इन आई गेस डे 7 और 8 मैक्सिमम। मैं इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि 7 दिन के खत्म करने के चक्कर में कंटेंट को बेवकूफ़ी वाला बना दूँ। कंटेंट अच्छा देना है मुझे, जो भी प्रॉपर चीज़ें हैं उस चीज़ को ढंग से पढ़ाना है, रिवीजन अच्छा सा होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली इफ़ यू वांट टू रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन, आप इस चीज़ को जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, और आप प्लीज़ हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको जो मेरा कंटेंट है वो आपको तुरंत आपको अवेलेबल हो जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फॉर हेयर अब फॉर नाउ आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।